नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं तारा मनीष जी से, जो कि अध्यक्ष हैं चरक पालिका हॉस्पिटल के, जो कि एनडीएमसी का एक हिस्सा है। और हम जानेंगे क्या स्थिति है मज़दूरों की, क्या स्थिति है कर्मचारियों की इस यूनिट के अंदर। और ये एक ऐसी एनडीएमसी संस्था है जो कि एशिया के अंदर सबसे अमीर संस्थाओं में गिनी जाती है। कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसके तथ्य सही हैं या गलत हैं, लेकिन ये बात कही जाती है कि इतना अच्छा कर्मचारी है एनडीएमसी का कि वो 10% खा के भी देश की सेवा करते हुए अपनी संस्था को आगे लेके जाता है। वहीं दूसरी ओर ईडीएमसी हो या उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो, ये लोग 90% खा के भी गरीब के गरीब रहते हैं, चाहे इनकी संस्था हो चाहे ये व्यक्ति हो। तो स्वागत है सर आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात। जय श्री राम जी, आपको भी भाई साहब जय श्री राम। सर स्वागत करते हैं हम आपका मेरी दिल्ली में। धन्यवाद भाई साहब। सर आप एक लंबे समय से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए आ रहे हैं और आपका कोई केस भी है शायद कोर्ट के अंदर, हम उस सब विषयों पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या क्या सुविधा देती है एनडीएमसी और कौन कौन उसके लिए उत्तरदायी है। तो शुरू करते हैं। सर आप हमें ये बताइए एनडीएमसी की क्या संरचना है, कौन उसके प्रति जवाबदेही होता है? सर एनडीएमसी के जो जवाबदेही होता है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी होते हैं। उसके नीचे उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर बना रखे हैं जो कि एक तरह से भेदभाव की दृष्टि से स्टाफों को, जो परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ हैं उनके बीच में इतना भेदभाव की दृष्टि से वो देखते हैं जिसका कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो। वो हर एक चीज़ में भेदभाव ही करते हैं। जैसे कहते हैं ना, पहले समय में होता था कि एक ऊंची जाति एक नीची जाति, वो भेदभाव आज एनडीएमसी के अंदर है। जो परमानेंट वाले हैं उनकी अलग दृष्टि से देखी जाती है और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको अलग दृष्टि से देखी जाती है। आपके यहाँ तो लेकिन लोगों को भाई सुविधा दी जाती है, सुनने में आया कि डॉक्टरों को बड़े बड़े हॉस्पिटल फ्लैट दिए गए हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? आपको हाँ जी, ऐसा है सर। 2014 में 10H2 के दायरे में रह के 10H3 डॉक्टरों के लिए पास किया गया था, जिसमें समान कार्य समान वेतन था और उनको उन्होंने 2014 में लागू कर दिया। लेकिन 2014 में 14H10 जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने पैरामेडिकल और डीओ क्लर्क, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के लिए पास किया गया था, उसको आज तक 2022 तक लटका कर रखा गया। और जब केजरीवाल साहब जब नया मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम जितने भी एनडीएमसी में कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनको परमानेंट कर देंगे। आज तक तो इक्वल पे दे नहीं पाए, वो परमानेंट क्या करेंगे। 2014 में कोई एक ऑर्डर पास किया था, उसे किस प्रकार देखते हैं और क्या ऑर्डर था, कितना उससे फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? सर 2014 में एक ऑर्डर पास हुआ था, उसका नाम था 14H10, जो पैरामेडिकल एंड डीओ क्लर्क और बहुत सारे उसके अंदर बी सी डी पूरे कैटेगरी आ रहे थे। लेकिन उसमें यह था कि आपको बेसिक दिया जाएगा 100%, डीए 100%, HRA, मैंने सारे फैसिलिटी। कुछ फैसिलिटियाँ नहीं थी जिसमें आपको LTC नहीं था, स्टडी एजुकेशन नहीं था, फिर आपके बच्चे के लिए ट्यूशन एजुकेशन नहीं था, ये सब सिस्टम नहीं थी। बाकी सारे जितने भी परमानेंट को मिलती थी उतना कॉन्ट्रैक्ट को लाभ मिला आपको? नहीं जी, अभी हमने आपसे यही बोला भाई साहब कि 2014 में जो पास हुई थी, जो 2022 हो गया, आज तक नहीं मिल पाया। समय समय पे एडीएमसी के कर्मचारी धरने पे बैठते हैं, एक सफाई कर्मचारी से लेके एक एरोस्टिस तक, एक डॉक्टर से लेके एक बढ़ई तक, हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेके बैठता है। आप कब आंदोलन करने जा रहे हो, किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? सर हमारा मानना है कि आंदोलन हर एक चीज़ की रिजल्ट नहीं है कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो जो हमारे जो गरीब मरीज है वो कहाँ जाएंगे। हम एनडीएमसी में 40% स्टाफ के साथ एनडीएमसी में लोगों को सेवा देते हैं, जिसमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, ड्रेसर, फिर आप आ जाओ मैटरनिटी हॉस्पिटल में भी लोग हमारे हैं, फार्मासिस्ट हैं, फिर आपके वेटनरी हॉस्पिटल जो जानवरों के लिए वहाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम आपके हिसाब से अगर हम स्ट्राइक पे चले जाए तो फिर वो मरीज जो 3 विधानसभा को टच करती है नई दिल्ली एरिया में, वो एनडीएमसी का इकलौता हॉस्पिटल है, वो वहाँ के जो मरीज आते हैं कहाँ जाएंगे? आपका जो एरिया है उसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि दावा करते हैं दिल्ली को सबसे बढ़िया शहर बनाने का, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आज तक उन्होंने कोई सुविधा दी? सर आप हमसे ज़्यादा उम्र भी है, आप हमसे ज़्यादा समझदार भी हैं। आपने देखा होगा केजरीवाल साहब आए थे तो बहुत
ईमानदारी की बातें कर रहे थे, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तब से वो झूठ के पिटारा खोलते जा रहे हैं। जब उन्होंने 2013 या 14 में इलेक्शन पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो उस इलेक्शन में उन्होंने भी बहुत बड़े दावे किए थे कि जो जितने गवर्नमेंट कर्मचारी जो ठेके पे हैं हम उनको परमानेंट कर देंगे, उनको समानकारी वेतन देंगे। वो तो आज तक नहीं पूरा कर पाए। हर एक इलेक्शन के टाइम में वो यही वादा करते हैं वोट लेने के लिए, जबकि उनका जो दोनों विधानसभा है, एक नई दिल्ली का और एक दिल्ली कैंट का, दोनों आम आदमी पार्टी के पास है। पहले भी केजरीवाल साहब थे मुख्यमंत्री MLA। उनके आने से कितना लाभ हुआ आपको, कितना नुकसान? सर लाभ तो 1% भी नहीं हुआ, कर्मचारियों के साथ शोषण होना शुरू हो गया। आपको मुक्ति कब मिलेगी और किसके द्वारा मिलेगी? सर उसके लिए, मुक्ति के लिए हमारी यूनियन गठन हुई है, जिस यूनियन के माध्यम से आज आप हमसे रूबरू हो रहे हैं। तो उस यूनियन ने उसके लिए काम आगे किया। उनके पास समय समय पे हम लेटर भी देते हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इसके लिए हमने कोर्ट में केस फाइल किया। 10(3) क्या मामला है? सर 10(8)(3) जो है वो डॉक्टरों को इक्वल पे का है, जो उनको लागू कर दिया। जो समान कार्य समान वेतन जो उनके लिए था डॉक्टरों के लिए, वही हमारे लिए था। लेकिन डॉक्टर कौन है? वो ऑफिसर है, उनसे उनकी ज़रूरत है, मेडिकल चाहिए, छुट्टी पे चाहिए उनके लोगों को, तो किनको वो फ़ोन करेंगे? डॉक्टर को। उनको घर में इलीगल तरह से दवाई चाहिए, वो किसको फ़ोन करेंगे? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? जो दवाई नहीं आ रही है, जो भी हॉस्पिटल के फंड से खरीद के वहाँ पे पहुँचाते हैं। लेकिन जो एक गरीब आदमी आता है, हाँ, जिनके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, उनसे एक मेट्रो जेल तक के मंगवाया जाता है। उसके लिए ना डायरेक्टर साहब नीचे आते कमरे से, ना चेयरमैन साहब आते अपने ऑफिस से, ना मुख्यमंत्री साहब आते। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने सब जगह एक स्लोगन लगा रखा, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, दिल्ली को जनता को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन वो सारे के सारे ढकोसले हैं। एक बात कही जाती है, जहाँ आपका चेहरा देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, आप थके हुए रहते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग से व्यक्ति संबंधित होता है वो लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए होता है। दुनिया में मेरा मानना है जो व्यक्ति दवाई दे रहा है या किसी का स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, सबसे पहले वो स्वस्थ होना चाहिए। क्या आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? क्या मानसिक रूप से ये मानते हैं कि आपके हॉस्पिटल में कार्य करने वाला हर व्यक्ति खुश है? नहीं जी, हम आधा पेट भर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जबकि हमें पूरी पेट, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम गरीबों मरीजों को क्या सेवा देंगे? कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले बीमार हैं। तो बीमारों को कैसे सेवा करेंगे? हमारे परिवार, हम, बच्चे, माँ बाप सब बीमार हैं क्योंकि उनके पेट नहीं भरती। एक बेसिक दी जाती है और एक DA दी जाती है। बेसिक में भी 75% दी जाती है, 100% वो भी नहीं दी जाती है, बाकी तो अलाउंस दी नहीं जाती है। अब जो दिल्ली में बाहर से समय पे वेतन मिलता है आपको? सर वेतन समय पे मिलता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो छुट्टियों के पैसे नहीं पास करते, 2-2, 3-3 साल से अटका रखे। उस पर भी मैंने 14 फरवरी 2022 को मैंने एक RTI लगाया, अगर आपको चाहिए तो हम वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसमें मैंने ये पूछा है कि जो ये 2002 साल से जो छुट्टियां नहीं पास हुई है उसमें कौन कौन लोग उसमें जिम्मेदार हैं। अगर जो जिम्मेदार हैं उन पे आज तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, अगर कार्रवाई की गई है तो मुझे डिटेल बताया जाए। और जो 2000 से हम लोगों को जो छुट्टियों के पैसा रोक के रखा गया उसके इंटरेस्ट कौन देगा? गवर्नमेंट तो अपनी किसी से लेनी होती तो इंटरेस्ट के साथ लेती है, बैंक से लोन लेते हैं तो, लेकिन जब स्टाफ के पैसे रोक के रखे तो उसका इंटरेस्ट कौन देगा? और जिन्होंने जो आज तक इसको पास नहीं किए उस पर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है और फ्यूचर में क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, ये हमारे RTI के क्वेश्चन। आपके ऊपर कोई कोर्ट मामला भी है, आप कोर्ट में पहुँचे, क्या है वो पूरा? सर पहला तो NDMC में 70 साल या जितने भी हो गए, मुझे पूरा सही से वो नहीं है, लेकिन अभी तक जितने भी यूनियन है उसमें से हम पहला है यूनियन है जो कॉन्ट्रैक्ट की यूनियन बनी है। उसमें हम लेबर मिनिस्ट्री में, लेबर मंत्रालय या लेबर डिपार्टमेंट में एक प्रावधान होती है प्रोटेक्ट वर्क में, जिसमें कि यूनियन चलाने के लिए पदाधिकारियों को भारत सरकार जो अंग्रेजों के टाइम से 1926 के एक्ट है उसके माध्यम से प्रोटेक्शन दी जाती है कि आपको जिस संस्था में आप काम करते हैं उस संस्था का चेयरमैन की भी पावर नहीं है कि आपको टर्मिनेट कर सके। आप एम्प्लॉय के जो अधिकार है उस अधिकार के लिए आप समय समय पे आवाज़ उठाते रहे। उसके लिए बहुत सा, जैसे हमारे पीछे
4-5 साल पहले एक महतो जी थे, उन्होंने आवाज़ उठाया, उनको टर्मिनेट कर दिया क्योंकि उनके पास उन्होंने प्रोटेक्ट वर्क में नहीं लिया था और एनडीएमसी में किसी को पता भी नहीं था। तो ये प्रोटेक्ट वर्क हमने लिया। तो उसमें क्या है, लेबर डिपार्टमेंट के जो एएलसी थे उन्होंने 3 बार चेयरमैन सेक्रेटरी को नोटिस भेजा, चौथा बार भी भेजा, लेकिन कोई वहाँ पे कोई हाजिर नहीं हुआ। तो प्रोटेक्ट वर्कमैन एक तरफा दे दी गई। तो चेयरमैन साहब के कहने पे या डॉक्टर गुंजाल जो हमारा डायरेक्टर एमएस है वो अपनी मर्जी से, वो हमारे क्या है उन दोनों के बीच में तिगड़ी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर गुंजाल हमारे खिलाफ हाई कोर्ट गए कि आप उस प्रोटेक्ट वर्कमैन का कैंसिल कर दो जी, तो हम इनको टर्मिनेट करेंगे। ये केस तो इनकी तरफ से है। और जो दूसरी केस है भाई साहब, जो अभी तक एम्प्लॉय को, जो हेल्थ वर्कर है, चाहे वो नर्स है या पैरामेडिकल है या वार्ड बॉय है, जो कार्य कर रहे हैं, उनकी अधिकार के लिए जो हमने जो डिमांड 2014 का था या 2014 के बाद का था, उसके लिए हमने कोर्ट गए, क्योंकि 2014 से कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल होता है कि आप कुछ महीने कुछ साल के लिए रख सकते हैं, उसके बाद भी आप एग्रीमेंट भरवाएंगे। एनडीएमसी में हेल्थ वर्करों के साथ एक प्लस पॉइंट एक किया गया है कि 2014 से अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया गया कि आप 5 साल के लिए या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए एक एफिडेविट भरनी होती है, जिसे आप शपथ पत्र भी बोल सकते हैं, वो करनी पड़ती है। वो हमने 2014 से अभी तक नहीं किया। तो अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट की रूल उन्होंने एनडीएमसी ने खुद ख़त्म की। तो अब जब हम कंटिन्यू ड्यूटी करें तो परमानेंट है, अब परमानेंट के बराबर काम कर रहे हैं तो परमानेंट के अधिकारी हैं, तो हमें तो परमानेंट के बराबर सब चीज़ मिलनी चाहिए ना। ये बताइए, आज़ादी से पहले जो सुविधा थी आपको वो ज़्यादा बेहतर थी या आज है? सर आज़ादी तो मैंने देखा नहीं है, तो हम उसके बारे में जिस तरह आपने बताया कि जो पहले जो एक कर्मचारियों को हितों की रक्षा के लिए कानून थे, क्या आज भी वैसे ही हैं? सर देखिए, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, संतुष्ट तो नहीं है जी, तभी तो कोर्ट गए और तभी तो यूनियन की गठन हुई। अगर संतुष्ट रहेंगे, अगर घर में सब चीज़ मिलेगा ही तो क्यों काम करेंगे? काम के लिए ही तो हम पैसे के लिए ही तो काम करते हैं कि हमें पूरा अधिकार दिया जाए। ये आज़ाद, लोग कहते हैं कि आज़ाद भारत है, लेकिन मुझे कहीं से ये दिखता नहीं कि आज़ाद भारत है। ये तो अभी भी गुलामी प्रथा ही चल रही है जी, जो ऊपर बैठा है वो अपनी मनमानी चला रहा है। आप दुखी हैं, और जो आपके हॉस्पिटल में दवाई लेने आ रहा है वो क्या मानते हैं वो पूरी उसे इलाज मिल रहा है? नहीं जी, नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ जो दवाइयाँ आती कितनी हैं, इन्हें गिने दवाइयाँ आती है, बाकी आती नहीं। जो महंगे दवाई होती है वो किसके लिए आती है? बाहर से लेनी पड़ती है उनको दवाइयाँ। हाँ जी, वहाँ पे शर्मनाक बात है, नहीं है सर? शर्मनाक बात है, पर क्या कर सकते हो? वो जो ऊंचे कुर्सी पे जो बैठे अधिकारी, जिनका काम है टेंडर देना, टेंडर दवाइयाँ मंगवाना, वही उसमें विलुप्त हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये थे हमारे साथ तारा मनीष जी, जो ये कह रहे हैं कि हम तो ईमानदारी से काम करते हैं, हम प्रत्येक कर्मचारी समर्पित है दिल्ली की जनता के लिए, एनडीएमसी क्षेत्र में जो लोग निवासी हैं उनकी सेवा करने के लिए। पर अगर हमारे पेट में रोटी नहीं होगी तो हम अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे, ऐसा मानना है तारा मनीष जी का। मैं गोपाल राजपूत आज आपसे यहीं विदा लेता हूं। मेरी दिल्ली मेरी शान में एक बार मैं फिर आपसे मिलूंगा नए विचारों के साथ, नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। जय श्री राम जी।